सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस फॉर टुडेस क्लास। आज अपने रिवाइज करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में मैं आपको देखिए, ऑल्दो ये क्लासेस आप पहले कर चुके होंगे किसी भी माध्यम से, बट आई डोंट केयर। आई वांट टू मेक यू रिवाइज रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, एज इन यू डोंट नो एनीथिंग। आप खाली क्लासेस की हो, आपको रिवाइज करने की दरकार है। इसमें अगर आपका कोई क्वेरीज भी होगा तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख के रखिए, उसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? सर, इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, income tax is levied on total income of a person. Now that person includes everyone. Everyone मतलब कंपनी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, बहुत सारे लोग, कंपनीज, फर्म, एचयूएफ, एलएलपी, सब इसमें पर्सन के डेफिनेशन में गिर जाते हैं। नाउ इस पर्सन के डेफिनेशन में ये नहीं बताया कि वो इंडियन होना चाहिए कि नॉन इंडियन होना चाहिए। तो क्या इसका ये मतलब है कि सारे सारे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जितने लोग हैं सारे इंडिया में इनकम टैक्स देंगे? ऑब्वियसली नो। तो ये डिसाइड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस। any person's residential status will determine how much tax he is liable to pay in India, or whether he is liable to pay any income tax in India. ये डिसाइड करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इस चैप्टर में हमें दो चीज पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कब डिटरमाइन कर पाते, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि उस आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। सेकंड, आप ये कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस मान लीजिए रेसिडेंट हो गया या नॉन रेसिडेंट हो गया, तो कितना इनकम उसका इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो ये सेकंड पार्ट है, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल। स्टार्ट अपने करेंगे सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ। स्टार्ट अपने सबसे पहले करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ। रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले अपने को बेसिक बेसिक बात समझनी है कि सर जो रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है, क्या ये हर साल अलग अलग होगा कि सेम होगा? ऑब्वियसली हर साल अलग अलग होगा। इसके रूल्स है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के, विच विल प्रोवाइड दैट every year residential status will be different for different kinds of persons. सर क्या सिटीजनशिप को लेके इसमें कोई बात की गई है? सिटीजनशिप हैज नो कनेक्शन विद योर रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी क्या, अगर आप इंडियन सिटीजन हो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स इंडिया में दोगे? नहीं। अगर आप फॉरेन सिटीजन हो जरूरी है कि आप इंडिया में इनकम टैक्स नहीं दोगे? नहीं। आप इंडिया में इनकम टैक्स दे सकते हो, बिकॉज सिटीजनशिप इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर। रेलेवेंट फैक्टर है तो रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस रूल्स के हिसाब से बनता है। रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक साल का अलग अलग हो सकता है, हर एक साल का सेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स। यानी क्या, आपको हर साल आप जैसे अपने अकाउंट्स बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, वैसे एवरी ईयर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा 31 मार्च के एंड में, मतलब क्लोजिंग डेट के दिन आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था। क्या एक ही आदमी मल्टीपल कंट्रीज का एक ही साल में रेसिडेंशियल स्टेटस बन सकता है? सर क्या इंडिया के पास ही राइट है क्या कानून बनाने का? बाकी यूएस हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के, इनके पास कोई पावर नहीं? यस, ये सबका अपना अपना लॉज है। सब अपना अपना लॉज के हिसाब से रूल बता के रखे कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या कंडीशन होगा। एंड एनीवेज इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड similarly different countries may have different set of rules, and so accordingly one person may have multiple resident, may have, मतलब एक पर्सन मान लो इंडिया का रेसिडेंट है इस साल में, तो कनाडा का भी रेसिडेंट हो सकता है। ये कनाडा के रूल्स के हिसाब से वो कनाडा का भी रूल्स फॉलो कर रहा है, टू मीट कर रहा है कंडीशंस, और वो यहाँ का भी कंडीशंस मीट कर। नाउ नेक्स्ट अपने चलते हैं सर कि सर बताइए कि हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का टाइप्स क्या क्या है। तो गाइस रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है सेक्शन 6(1) में। या तो आप रेसिडेंट हो सकते हो या तो आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो। एज इन यू कैन सी दिस, आप देख पा रहे होगे, या तो आप रेसिडेंट हो सकते हो या तो आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो। ये कैसे पता चलेगा कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो? ये आपको पता चलेगा, आप बोथ कंडीशंस फुलफिल करते हो। आई मीन आपको दो कंडीशंस है, आपको कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। ये दो कंडीशन क्या है, वेरी सुन हम देखते हैं। सर अगर रेसिडेंट है तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि हम रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है एडिशनल कंडीशंस। आपको पहला चेक पॉइंट लगाना है बेसिक कंडीशंस में, दूसरा चेक पॉइंट लगाना है एडिशनल कंडीशंस पे। एडिशनल कंडीशंस की दो है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें आपको बोथ दी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगे। अगर आप दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दिए तो आप बन गए इंडिया के रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर आप एक कंडीशन फुलफिल किए या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किए, या एक भी कंडीशन फुलफिल किए हैं या नहीं किए, तो आप बन गए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। सो फर्स्ट चेक पॉइंट इज बेसिक कंडीशंस, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस। सेकंड चेक पॉइंट इज बोथ द बेसिक कंडीशंस आपको मीट करना पड़ेगा।
तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब सर ये सेम चीज हम आपको रूल्स के माध्यम से समझाएंगे कि सर बेसिक कंडीशन जो है, सर जो बेसिक कंडीशंस है वो कौन कितने बेसिक कंडीशंस है। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। नंबर वन बेसिक कंडीशन, एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट तब माना जाएगा इफ ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। ठीक है, ध्यान से 182 दिन, 182 डेज और मोर बोला है, यानी 182 से थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो वो क्या बन गया, वो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, और 182 टच करते ही वो बन गया पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, इंडिया का रेसिडेंट बन गया। बेसिकली 182 डेज रफली कैलकुलेशन में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ 365 डेज। तो फर्स्ट कंडीशन इज 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान से, करंट ईयर में आप 60 डेज और मोर इंडिया में रहे हो, अलॉन्ग विथ इट आप प्रीवियस 4 इयर्स में, मतलब अगर मैं मानूं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 19-20 एप्लीकेबल है, तो उसके पिछले साल हो गया 18-19, उसके पिछले साल हो गया 17-18, उसके पिछले साल हो गया 16-17, और उसके पिछले साल हो गया 15-16। तो 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, ये 4 साल में मैं इकट्ठा, आई रिपीट, दिस 4 इयर्स एग्रीगेट आई विल सी टोटल पीरियड मेरा कितना है। अगर मेरा टोटल पीरियड 365 डेज और मोर है, आई रिपीट, अगर मेरा टोटल पीरियड 365 डेज और मोर है, देन आई विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब मेरे को 60 डेज वाला कंडीशन तो मीट करना ही है करंट ईयर में, प्लस उसके साथ साथ पिछले 4 साल में मेरा पास्ट हिस्ट्री भी देखा जाएगा, क्या मैं एक साल जितना दिन यानी 365 डेज और मोर रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, और बस वो पिछले 4 साल का ही देखना है, उसके बैकअप नहीं जा सकते। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अगर अभी किसी स्टूडेंट का डाउट है तो मैं अभी नहीं लूंगा, ऑल्दो आप चैट बॉक्स में लिख के छोड़ दो, ठीक है, बात के लिए मत छोड़ो, लिख के छोड़ दो, सारा क्वेरीज में एक एक करके बाद में रिप्लाई करूँ। अब सर इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको कि जरूरी है क्या ये 182 एक साथ होना चाहिए साल में? नहीं सर। मान लो मैं जून जून जुलाई में मैं चेन्नई में था, फिर मैं चला गया अब्रॉड 2 महीना के लिए, फिर मैं इंडिया आया, फिर अब्रॉड, मतलब मेरा आना जाना लगा रहता है, उससे मतलब नहीं, मेरे को एग्रीगेट देखना है कि कितना पीरियड इंडिया में था। अगर आप बीच बीच में रहे हो इंडिया में तो बीच बीच का पीरियड आपको सम टोटल करके निकालना पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट से इजीली पता चल जाएगा कि आप इंडिया से कितना दिन बाहर थे, तो माइनस कर देंगे 365 से, उतना दिन आप इंडिया में थे। तो ये था अपना बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया, आप बन गए इंडिया के रेसिडेंट। नाउ इसमें एक ट्विस्ट है, सर जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो या जिस दिन आप इंडिया वापस आ रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों दिन आप मान लेते हो आप इंडिया में ही हो, तो बोथ द डेज यू विल इंक्लूड इन इंडिया। ठीक है, मान लीजिए मैं 1 जून को इंडिया छोड़कर गया तो 1 जून तक मैं इंडिया में था, अनलेस एंड अनटिल वो आपको टाइम स्पेसिफाई कर दिया सब में कि इतना बजे आप इंडिया छोड़े, तो आपको आवर्सली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एल्स यू विल अज्यूम कि आप फुल 4 डे इंडिया में थे। नेक्स्ट सर इसमें मुझे एक बात बताइए, क्या सेकंड कंडीशन में कोई रिलैक्सेशन आपको पढ़ाया गया था? यस सर, आई होप इलस्ट्रेशन आप क्लास के साथ साथ कर लिए थे। क्या सेकंड कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन पढ़ाया गया था? यस। सेकंड कंडीशन दैट इज वो 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल कम नहीं होगा, 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल कम नहीं होगा, 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा दो केसेस। 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा दो केसेस में। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कब केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, सर ये इंडियन सिटीजन मतलब क्या है? जो इंडिया में बॉर्न हुआ है या फिर जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो हो गए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इंडियन सिटीजन जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, वो इंडिया का डोमिसाइल कैरी करता है, उसका पूरा पूरा बर्थ इंडिया में है, तो वो इंडियन सिटीजन है। अगर वो एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, क्या काम के लिए सर? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, बाहर अपना इनकम कमाने के लिए जा रहा है, या फिर वो एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर की तरह जा रहा है। इंडियन शिप का बात बोल रहा हूँ, फॉरेन शिप का बात नहीं कर रहा, बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर, मतलब इंडियन शिप में काम करते हैं, इंडियन नेवी में काम करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन टू अप्लाई नहीं होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन दिस। लेकिन सर अगर वो फॉरेन शिप में जा रहा है तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, इंडियन शिप में जा रहा है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, उसको कंडीशन 1 ही अप्लाई होगा, यानी 182 डेज और मोर। अब इसमें एक बात आती है सर, जो फॉरेन जाते हैं शिप्स में जाते हैं, उनके लिए मुझे बताइए, जो फॉरेन में जाते हैं शिप्स में जाते हैं, वहां पे ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 182 डेज के लिए, क्यों कितना दिन इंडिया में था कितना दिन इंडिया के बाहर था, तो वहां पे
गवर्नमेंट ने एक रूल दिया है कि अगर कोई फॉरेन बाउंड शिप मतलब फॉरेन जा रहा है इंडियन शिप में, तो उसके लिए आप ये वाला जो डेट है जो मैं इंलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो डेट है ये आप अपने टोटल स्टे से माइनस कर दोगे। मतलब जितना टाइम आप शिप में थे वो आप इंडिया में नहीं थे, तो जितना टाइम आप शिप में थे वो आपको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मिल जाएगा। और वो शिपिंग डॉक्यूमेंट का नाम है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट विल टेल यू जितना टाइम आप यहाँ नहीं थे, शिप मतलब इंडिया में नहीं थे, आप शिप में थे, तो वो शिप वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताएगा आप कितना दिन इंडिया में नहीं थे। तो दैट इज लाइक 365। मान लीजिए आप 100 दिन इंडिया में नहीं थे, तो 365 में से 100 में माइनस करूं, 265 डेज आप इंडिया में थे। उससे आपको पता चल जाएगा कंडीशन 1 के हिसाब से कि आपका 182 डेज वाला कंडीशन मीट होता है कि नहीं होता। So in this case, date of joining the ship till the date of signing off as per the continuous discharge certificate, ये जो सर्टिफिकेट का नाम है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका ज्वाइनिंग डेट और साइनिंग ऑफ, ये दो डेट बोथ, ये जो दो डेट है ये दोनों में जो डेट है, मान लीजिए 6 जून से लेके 25 अक्टूबर, तो 6 जून और 25 अक्टूबर दोनों को काउंट करो, दोनों को क्या कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए फ्रॉम द टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज टू कंप्यूट 182 डेज का पीरियड। तो ये था हमारा पहला केस कि इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, विजिट के लिए नहीं जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए, तो क्योंकि उसका इनकम बाहर कमाने जा रहा है, तब फिर गवर्नमेंट बोलता है उसके लिए हम 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। प्लस जो इंडिया छोड़कर जा रहा है, प्लस जो इंडिया वापस आ रहा है विजिट के लिए आ रहा है, ध्यान से सुनिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और ये अपना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होता है उसके लिए भी अप्लाई होता है, यानी इंडियन सिटीजन ही है या फिर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। जैसे मान लीजिए मैं मैं बॉर्न हुआ यूके में, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे यूके में, लेकिन मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो इंडिया में रहते हैं उनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ, तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हूँ? नहीं, मैं यूके सिटीजन हूँ, बट आई एम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो जब मैं इंडिया आता हूँ तो सरकार बोलती है आइए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कंडीशन टू अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट in an employment or a business or a profession or in any profession, तो बेसिकली अगर वो विजिट करने के लिए आ गया इन एन एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन, या कोई दूसरा काम करने के लिए आया, कोई भी काम के लिए वो इंडिया वापस आता है, तो उसके लिए कंडीशन टू अप्लाई नहीं हो। दैट्स इट गाइस, दिस वाज बेसिक कंडीशंस के बारे में जो मुझे आपको बताना था। क्वेरीज मैं लूंगा, लेकिन अभी तक क्या मैं एक बार आपसे पूछ सकता हूँ कि किसी का क्वेरी है कि नहीं है? एनीवन हैज एनी क्वेरीज? एनीवन हैज एनी क्वेरीज? प्लीज रिप्लाई करो नो, अगर नहीं है तो रिप्लाई करो नो। चैट बॉक्स में बताइए वरना पता नहीं चलेगा। चैट बॉक्स में खाली 3 स्टूडेंट रिप्लाई किया, हर्ष, कौशल और रेडमी 7, बाकी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? शिवांगी मोदी, आगे बोलिए प्लीज, फटाफट बोलिए। गाइस यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। फ्यूचर में यही एक नया मोड ऑफ टीचिंग होने वाला है जो मुझे लग रहा है करेंटली, तो अगर आप जितना जल्दी अपने आप को इसमें ढाल लोगे उतना आपके लिए भी बढ़िया, मेरे लिए भी बढ़िया। वेरी गुड, प्रोफेसर को समझ में आ गया, तो मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया। चिप्स आपको भी समझ में आ गया, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशंस था गाइस सेकेंडरी कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कंडीशंस। सर मुझे एक बात बताइए, ये कब देखना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, अगर एक पर्सन रेसिडेंट है, अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो ही देखना पड़ेगा, वरना नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट निकल, बताइए आप नॉन रेसिडेंट कब होगे? या तो 182 में भी नहीं जा रहे हो, ना तो आप 60 डेज वाले कंडीशन में जा रहे हो, ना तो पिछले 4 साल कुछ भी नहीं जा रहे हो, तो आप बन गए क्या? नॉन रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट बन गए, देन द चैप्टर गेट्स ओवर, द क्लियर आंसर इज नॉन रेसिडेंट। बट इफ यू आर अ रेसिडेंट और आप इंडिविजुअल हो, तो आपको फर्दर जाना पड़ेगा एक स्टेप आगे, ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर यू आर एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और यू आर एन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। Now, how will you determine this whether you are an ordinary resident or you are a not ordinary resident? इसके लिए आपको चाहिए 2 एडिशनल कंडीशन जो दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे, उसमें से दोनों फुलफिल होगा तब जाके आप बनेंगे आरओआर, एल्स यू विल बिकम एन आरएनओआर। तो अगर आपको स्टेटस पूछेगा इंडिविजुअल का, तो कभी भी आर मतलब क्या ना, इट हैज टू बी आरओआर और इट हैज टू बी आरएनओआर, इस पे मार्क्स कटेंगे। तो इसके 2 कंडीशन से पहला आपको पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है उसका,
उसका पिछला 10 साल में रेसिडेंट का स्टेटस क्या था। मैं बता रहा हूँ क्या रेसिडेंट, यानी पिछले 10 साल में आपको बेसिक कंडीशन 1 एंड बेसिक कंडीशन 2 हर साल चेक करना पड़ेगा। उसमें से कोई भी 2 साल, अगर एनी 2 आउट ऑफ 10 previous years if he is a resident, his additional condition number 1 is fulfilled. Now the second condition is he has to check the last 7 years. This current year is 1920, उसका उसको लास्ट 7 साल देखना है। He has to check his last 7 years and then he has to compute what is his total period of stay in the last 7 years in India, whether it amounts to 730 days at least, and if yes, his second condition is also fulfilled. Now understand this calculation of 730. It is twice of 365 days. 2 into 365 will give you how much? 730 दिन। तो अगर पिछला 7 साल में अगर वो 730 दिन जितना रह लिया, या फिर एंड आई एम वेरी सॉरी, एंड पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट है, तो ही इज इन दिस ईयर वो बन गया इंडिया का ROR। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो इन दिस ईयर ही बिकम्स RNOR। बस बात बड़ी सिंपल है। यही पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। हम समझ गए कि इंडिया में इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको कैसे पता चलेगा। अब ये तो सब पता चल गया इंडिविजुअल का, ऐसे ही करके आपको बाकी सारा का रूल्स समझना पड़ेगा कि बाकी लोग का रूल्स क्या है, बाकी लोग का स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बाकी में आते हैं, बाकी में हम लोग एक बार आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज, AJP, ये सारे के सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए इंडिविजुअल लोग तो ट्रैवल कर सकते हैं, दे आर लिविंग बॉडीज, दे आर मोबाइल, बट HUF कैसे ट्रैवल करेगा, फर्म कैसे ट्रैवल करेगा, वो तो थोड़ी ना इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर, वैसे तो नहीं रहेगा। तो उनके ऊपर हम ये चेक करेंगे कि उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या सिचुएशन है, हु इज कंट्रोलिंग देम, हु इज कंट्रोलिंग देम, उनका हेड एंड ब्रेन्स क्या है। जैसे कंपनी के लिए उनका ब्रेन कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनका बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। ओके, कंपनी तो एक एंटिटी होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, बट उनके पीछे कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD जिसको हम बोलते हैं, दे आर द हेड एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। सिमिलरली HUF, फर्म एंड AOP या लोकल अथॉरिटीज, इनके लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस में जो लोग होते हैं, आपको ये समझने का रूल क्या है, they will be India का resident if their control and management, I repeat, if their control and management, अगर उनका control and management पूरा का पूरा, या फिर देखिए क्या वर्ड यूज किया, wholly और partly, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly और partly अगर इंडिया में है, यानी पूरा या तो इंडिया में है या तो थोड़ा सा भी पार्टली भी इंडिया में है, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। पार्टली मतलब 20%, 30%, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी अगर इंडिया में है तो वो बन गया इंडिया का रेसिडेंट। और सेम उल्टा समझ लीजिए, अगर पूरा का पूरा उसका कंट्रोल एनवायरमेंट इंडिया के बाहर है, तो इंडिया का बन गया नॉन रेसिडेंट। मतलब HUF का स्टेटस, फर्म का स्टेटस, AOP का स्टेटस, BOI का स्टेटस, लोकल अथॉरिटी, AJP। देखिए इसमें कंपनी नहीं बोला है, कंपनी का भी आने वाला है, कंपनी का बिल्कुल अलग होता है, बाद बाकी का अलग होता है। नाउ इसमें आपको ये बात समझनी है गाइस, सर इसमें भी तो क्या हमें ROR RNOR चेक करना पड़ेगा? अभी अभी आपने बताया रेसिडेंट है तो क्या ROR है RNOR नहीं सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडिशनल कंडीशंस में तो आपको दिन देखने पड़ते थे ना कि कितना नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में रहेगा। आपको लर्न नहीं करना है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी ऑब्वियस। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 730 डेज वो इंडिया में है, 2 आउट ऑफ 10 इयर्स इंडिया में रेसिडेंट था। अरे भैया फर्म में कैसे चेक करोगे आप, फर्म थोड़ी ना उतना दिन इंडिया में, हाउ विल यू फाइंड दैट स्टेटस फॉर दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल बॉडीज। इन दैट केस गवर्नमेंट ने ये बोला कि खाली आप ROR RNOR वाला जो चेक टेस्ट है, जो लास्ट वाला कंडीशन है एडिशनल कंडीशन, वो खाली इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगा और HUF के लिए भी होगा। रिपीट, HUF के लिए भी अप्लाई होगा। कब होगा HUF के लिए अप्लाई? अगर कर्ता का स्टेटस, कर्ता बेसिक सिंपल बात है, घर का जो सबसे बड़ा आदमी है, मतलब अपने घर के जो पापा या दादाजी, उनका स्टेटस देखना पड़ेगा। बेसिकली करता है, आई होप यू नो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनका जो मोस्ट अडल्ट मेंबर रहता है, जो सबसे ज्यादा एज में रहता है, जैसे मान लीजिए आपके केस में आपके पापा होंगे, तो फैमिली का जो सबसे बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक जिसके पास रहता है वो होता है कर्ता ऑफ दैट HUF। तो कर्ता का स्टेटस से पता चलेगा कि HUF का स्टेटस क्या है, यानी फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव तो एक इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल का स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा।
इंडिविजुअल का इंडिविजुअल जैसे आए तो आप 6-1 में चले जाएंगे, आपको आरओआर और आरएनओआर देखना पड़ेगा। अगर आरओआर है तो एचयूएफ का स्टेटस भी आरओआर, इंडिविजुअल अगर आरएनओआर है तो एचयूएफ का स्टेटस भी आरएनओआर। अब इसमें एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है, आई रिपीट, अगर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है और कर्ता आरओआर है, आई रिपीट, अगर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है और कर्ता, आई रिपीट, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करिए। इफ HUF is a non-resident, if HUF is a non-resident and कर्ता is a ROR, यानी कर्ता is a ROR, resident और नहीं resident, तो बताइए HUF का फाइनल स्टेटस क्या है? अगर HUF नॉन रेसिडेंट है और कर्ता ROR है तो HUF का फाइनल स्टेटस क्या है? वेरी गुड आंसर एनआर, वेरी वेरी गुड आंसर। कांट डिटरमाइन कैसे बोल सकते हो आप? कांट डिटरमाइन, सुमन अग्रवाल, नो 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 नो, सुमन गलत। आप कांट डिटरमाइन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एच, आप उल्टा समझ गए सुमन, सुमन आप उल्टा समझ गए। ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। HUF नॉन रेसिडेंट है मैंने बोल दिया ना, तो कांट डिटरमाइन कैसे हो सकता है? HUF नॉन रेसिडेंट मैंने बोल दिया तो कांट डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। उल्टा मैं स्टेटस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। HUF इज ROR, सॉरी HUF इज रेसिडेंट, HUF इज रेसिडेंट, रेसिडेंट बोला हूँ, बट HUF का जो करता है वो है नॉन रेसिडेंट। HUF इज अ रेसिडेंट बट HUF का जो करता है वो है नॉन रेसिडेंट। इस केस में आपका आंसर होगा कांट डिटरमाइन, क्योंकि सर HUF का जो करता है वो तो आप, उसका तो स्टेटस पता ही नहीं आपको, मतलब स्टेटस मतलब उसका तो आरओ आरएनआर है ही नहीं, तो मैं HUF का फाइनल स्टेटस नहीं बता पाऊंगा कि वो आरओआर होगा कि आरएनआर होगा। ऑल्दो इट इज अ वेरी रेयर केस, बट फाइनल आंसर ये होगा, क्योंकि ये बार सीएस के एमसीक्यूज में आ गया था तो मैंने आपके एमसीक्यू बुक में भी इसको डाल के रखा है। चलिए, आई होप अभी तक सबका क्लियर है। ओके सर। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? It is situated at a place with the head, seat and the directing power. Basically, जो controlling जिसके पास power रहता है, controlling stick generally board of directors के पास रहता है या members of HUF के पास रहता है. Head, seat and directing power are situated. The head and brain is situated where important decisions in respect of the policies of the business are taken. The control and management of a business need not necessarily be done from the place of the business or from the registered office of the SSE. There is no concept of ROR and RNOR in persons other than individual या HF. Individual HF को छोड़ के और कोई concept नहीं है। ROR का RNOR का इनका concept खाली individual और HF में ही है। Okay, अब चलते कंपनी में। कंपनी इंडिया का स्टेटस कब होगा? दो कंडीशन, दैट कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो आंख बंद करके, आंख बंद कर लेना, कुछ भी मत देखना, वो हमेशा क्या होगा? इंडिया का रेसिडेंट। एंड व्हाट हु इज एन इंडियन कंपनी? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तभी जाके वो एक इंडियन कंपनी होगा, तभी जाके वो एक इंडियन कंपनी होगा। अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तभी जाके वो इंडियन कंपनी होगा। और अगर वो इंडियन कंपनी है तभी जाके आपको उसको मानना है इंडिया का रेसिडेंट। तो पहला कंडीशन हो गया, ही शुड बी एन इंडियन कंपनी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आंख बंद करके वो रेसिडेंट हो गया इंडिया का। दूसरा कंडीशन क्या? दूसरा कंडीशन है, मतलब यू हैव टू फुलफिल आइदर वन और टू, नॉट बोथ। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, पोएम जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अलग था, पीओईएम इज डिफरेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस साल इंडिया में था। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस साल इंडिया में था तो भी आप इंडिया में ही उसका क्या मान लेंगे? रेसिडेंट, वो इंडिया का है कंपनी। यानी स्टार्ट करेगा आपके एग्जाम में एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, उसका सारा डिसीजन इंडिया के बाहर से लिया जाता है, बताइए उसका रेसिडेंट स्टेटस क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? हर्ष राज रेज्ड हैंड। रेसिडेंट होगा, करेक्ट, ही इज अ रेसिडेंट।
तनु रॉय अपना वीडियो ऑफ कर दो प्लीज। तनु रॉय अपना वीडियो ऑफ कर दो, आपका डेटा कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, आपका डेटा कंजम्पशन ज्यादा होगा, नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। गुड सर, मैंने फर्स्ट लाइन में बोल दिया वो इंडियन कंपनी है, तो आगे का मेरे को देखना ही नहीं है, ठीक है। गुड सर, पोएम का मतलब क्या होता है, जहां पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब मेन डिसीजन जो कंपनी का लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, पोएम की मैनेजमेंट डिसीजन होना चाहिए या कोई कमर्शियल डिसीजन जो पूरा का पूरा बिजनेस एंटिटी के लिए लिया जाता है, ठीक है। आज मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी जिसका मल्टीपल जगह डिविजन है, हर लोकेशन में बिजनेस करता है वो, और हर जगह पे इससे उसका डिसीजन लिया जाता है, बट ओवरऑल उसका ओवरऑल इंचार्ज क्या है आपको वो देखना पड़ेगा। अगर ओवरऑल सारा चीज बाहर से हो रहा है, इंडिया के बाहर से हो रहा है, तो वो इंडिया का नहीं है। लेकिन अगर वो ओवरऑल इंडिया में ही हो रहा है, तब फिर आपको इंडिया में ही उसका रेसिडेंशियल स्टेटस मानना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1। अभी तक अगर किसी का क्वेरी है तो आई एम रेडी टू टेक अप दैट क्वेरी। प्लीज बताइए, क्या अभी तक किसी का कोई इस पार्ट से क्वेरी है? कौशल अग्रवाल, कौशल अग्रवाल, आपका क्या क्वेरी है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं। कौशल अग्रवाल, आपका क्या क्वेरी है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं। संदीप गुप्ता, आपका क्वेरी आया था, इफ इन इंडिया रेसिडेंशियल स्टेटस इज 182 days एंड इन यूएस इट इज 150 days, then one person can be a resident. आई थिंक यू गॉट दिस आंसर। एक आदमी दो कंट्री का एक ही साल में दो, आई रिपीट, एक आदमी दो कंट्री का एक ही साल में रेसिडेंट बन सकता है। संदीप गुप्ता, एक आदमी एक ही साल में दो कंट्री का रेसिडेंट बन सकता है, अगर अलग अलग रूल्स के हिसाब से वो कंडीशन में गिर गया तो डेफिनेटली ही बिकम्स, डेफिनेटली ही कैन बिकम। यस, उसको डबल टैक्स भी देना पड़ेगा, बट डोंट वरी, ये अपने फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे सर डबल टैक्स कैसे हो सकता है, एक ही इनकम पे दो कंट्री टैक्स लेगा, इट इज पॉसिबल। अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, फाइनल लेवल का टॉपिक है ये। ओके ओके, सो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ना इससे इजी चैप्टर तो मेरे को लगता ही नहीं है। देखिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऐसे तो देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया। मतलब देखिए टैक्स के कुछ कुछ लॉज, कुछ कुछ सेक्शंस तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट मेरा काम है आपके लिए इजी करना, तो मैं कर रहा हूँ। हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार एक क्वेरी आया, एक बार मैं लेता हूँ रेडमी से। सर अगर पोएम थोड़ा सा भी इंडिया के बाहर हो गया तो वो रेसिडेंट होगा कि नहीं? देखिए, आपको पोएम का एग्जैक्टली डिटेल रूल्स पता नहीं है, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछे, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का पूरा डिटेल रूल्स है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन पूछे ना थोड़ा सा भी, तो ये हो ही नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने एक तो ऑब्जेक्टिव रूल बनाया है, जो फाइनल में हम लोग पढ़ेंगे, कि कब आपका इंडिया में पोएम माना जाएगा, कब आपका इंडिया में पोएम नहीं माना जाएगा। तो या तो आपका माना जाएगा या तो आपका नहीं माना जाएगा, थोड़ा और कम बेसी इसमें नहीं होगा। आइदर योर पोएम इज इन इंडिया और योर पोएम इज आउटसाइड इंडिया, देयर इज नो थर्ड केस। तो अगर आपका पोएम इंडिया के बाहर है तो देन इट्स फुल्ली आउटसाइड, और अगर आपका पोएम इंडिया में है तो इट इज फुल्ली इनसाइड। आई होप रेडमी आपका बात क्लियर हो गया। कौशल, इफ दैट कंपनी इज एन इंडियन कंपनी एंड उसका की मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, देन उसका स्टेटस। कौशल दीदी, मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, वो इंडियन कंपनी, आपको कंपनी के लिए आप दो कंडीशन बोला है, वन और टू, वन एंड टू नहीं बोला है। द मोमेंट ही इज एन इंडियन कंपनी, भूल जाइए, खत्म, आपको कुछ चेक नहीं करना है, चाहे उसका मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है चाहे ना हो रहा है। यू हैव टू कंसिडर कि ही इज अ इंडियन रेसिडेंट, ही इज एन इंडियन रेसिडेंट द मोमेंट ही इज एन इंडियन कंपनी। जैसे इंडियन कंपनी है, आग बंद करके वो उसका स्टेटस इंडिया में ही होगा। अगर इंडियन कंपनी नहीं है, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, उसका पोएम इंडिया में है, तब जाके आपका सेकंड कंडीशन अट्रैक्ट होता है, और सेकंड कंडीशन बोलता है यस यू आर अ रेसिडेंट इन इंडिया। आई होप कौशल आपको क्लियर हो गया।
चलिए, we'll come into the next section, that is scope of total income. So scope of total income में guys, there are 2-3 important factors which you need to understand. Number one, इनकम के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, एज पर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक होगा जिसका सोर्स इंडिया से है, जिसको अपने बोलते हैं इंडियन सोर्स इनकम. यू कैन सी दिस, जिसका सोर्स क्या है, इंडिया से, दैट इज इंडियन सोर्स इनकम. दूसरा है फॉरेन सोर्स इनकम. द सेकंड वन इज द फॉरेन सोर्स इनकम. नाउ बात बड़ी सिंपल है, इंडियन सोर्स इनकम को टैक्स करने का राइट इंडिया के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि वो इंडियन सोर्स इनकम. अब ये इंडियन सोर्स इनकम क्या है, थोड़ी देर में. इंडियन सोर्स इनकम का राइट ये इंडिया के पास हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी कमाए उसको. कोई भी कमाए मतलब, इफ यू आर अ रेसिडेंट, you are earning Indian source income in India, taxable in India. If you are a non-resident, you are earning Indian source income in India, then also taxable in India, because आप कमा क्या रहे हो, Indian source income कमा. इसको हम लोग बोलते हैं source of income rule. If you are earning Indian source income, you are taxable. That income is always taxable in India, no matter what is your status. आप resident हो, non-resident हो, RO, RN, or I don't care, क्योंकि आपने Indian source कमाया. वो भारत से उत्पन्न हुआ हुआ इनकम है, भारत को उसका राइट है टैक्स लगाने. दूसरा आता है फॉरेन सोर्स इनकम. ना फॉरेन सोर्स इनकम मींस जो इंडिया में सोर्स नहीं किया गया, जिसका इनकम सोर्स फॉरेन कंट्री में, इंडिया के बाहर है. ना आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर फॉरेन में आया है तो इंडिया वाला कैसे टैक्स लेगा. बिल्कुल सही सोच रहे हैं. तो गाइस यही पे आता है हमारा सेकंड रूल ऑफ टैक्सेशन, जिसको अपने बोलते हैं रेसिडेंस रूल. एक होता है सोर्स रूल और एक होता है रेसिडेंस रूल. तो सोर्स रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकम में सोर्स रूल लगाया कि सोर्स बेस्ड इनकम जो इंडिया में है वहां का टैक्स इंडिया में आएगा. फॉरेन में क्या लगाया, रेसिडेंस रूल लगाया कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिया का फॉरेन सोर्स इनकम कमाता है तो उसका भी टैक्स उसे इंडिया में ही देना पड़ेगा, बिकॉज इन इंडिया, बिकॉज इज एन इंडियन रेसिडेंट. तो इंडिया में सोर्स रूल भी फॉलो होता है और रेसिडेंस रूल भी फॉलो होता है. बस यही चीज आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि अगर इंडियन सोर्स इनकम है तो टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स, फॉरेन सोर्स इनकम है तो टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट, बस, और किसी की आपने टैक्स नहीं लगाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सर ये इंडियन सोर्स इनकम है तो इंडियन सोर्स इनकम होता क्या है, ये चलो डिस्कस कर लेते हैं. इंडियन सोर्स इनकम होता क्या है, तो देयर इज टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, एक्रू इन इंडिया और रिसीव. देखिए मैं आप एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ, ठीक है. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पहले एक बार क्लास कर चुके हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना स्लो पढ़ाने का, आपको समझाने का, एकदम इफेक्टिव स्टडी करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा हूँ. कुछ भी अगर इधर उधर का बात नहीं, एकदम टू दी पॉइंट, एकदम प्रोविजन डिस्कशन चल रहा है. अगर आपका इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है या फिर आपका इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है, दोनों, आई रिपीट, इफ योर इनकम इज एक्रूड इन इंडिया, मतलब मान लीजिए आपने कोई इंडियन कंपनी का शेयर्स बेचा, मान लीजिए आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाया, वो प्रॉपर्टी इंडिया में, मान लीजिए कोई बैंक इंडिया में, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया एक डोमेस्टिक कंपनी से, तो ये सारे इनकम क्या है, सब इंडियन से ही सोर्स किए गए, वो अक्रू कहा गया इंडिया में. अब आता है रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. भले आप इनकम कमाए हो इंडिया के बाद, बट आपने उसको रिसीव क्या किया. रिसीव मतलब फर्स्ट हैंड रिसीव, इट डज नॉट मीन्स रेमिटेंस. मतलब मान लीजिए अगर मैं यूके में वो पैसा कमा लिया, यूके में ही उस पैसा को रिसीव कर लिया अपने अकाउंट में यूके में, अब वो मैं इंडिया का अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसको इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया, दैट हैज बीन रेमिटेड टू इंडिया फ्रॉम माय अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ऑफ माय अकाउंट ओनली. रिसीव होता है फ्रॉम दी वेंडर, फ्रॉम दी रेसिपिएंट, जो आपका बायर है उससे आपने कहा रिसीव किया. अगर वो इंडिया में रिसीव किया है तो वो इंडिया में ही क्या होगा, टैक्स हो जाएगा. तो सर इंडियन सोर्स इनकम, दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो गया ना, सोर्स आई मीन एक्रू हो गया, रिसीव हो गया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. ना इसमें देखिए मैंने बहुत क्लियरली इसमें बता के रखा है, अगर दोनों इंडिया में एक्रू, दोनों इंडिया में है, एक्रू भी रिसीव भी, तो इट इज इंडियन सोर्स. अगर इंडिया में एक्रू नहीं है बट रिसीव्ड इंडिया में, तो भी वो इंडियन सोर्स. इंडिया में एक्रू है बट रिसीव्ड इंडिया के बारे, तो भी वो क्या है, इंडियन. मतलब दोनों में एक तो भी आ गया ना वो इंडियन सोर्स, तो वो सबके लिए टैक्सेबल. लेकिन फॉरेन सोर्स क्या है, दोनों अगर इंडिया के बाहर हो, रिपीट, क्योंकि इसमें केस एक यही बचता था कि इनकम एक्रू भी इंडिया के बाहर हो रहा है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है,
तो सर फॉरेन सोर्स है, बट ध्यान रहे रेसिडेंट तो उस पर टैक्स देगा ही, क्योंकि वो रेसिडेंट है। यानी सर रेसिडेंट क्या फॉरेन सोर्स इनकम, इंडियन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स देगा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। he will pay tax on both the incomes, Indian sourced income as well as foreign sourced income. इसका मतलब ग्लोबल इनकम। अगर आप रेसिडेंट बन गए इंडिया के तो बस कुछ सोचना साचना नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप रेसिडेंट बन। चलिए, तो देखिए ये टेबल से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब रेसिडेंट में भी गैस देखिए दो चीज होता है, एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आरओआर और आरएनओआर के बीच में डिस्टिंक्शन आया तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इफ आरओआर अगर मैं आरओआर हूं, अगर मैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, तब तो बात खत्म। अभी अभी डिस्कस हुआ है, ग्लोबल इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आप चाहे इंडिया से कमाओ, इंडिया के बाहर कमाओ, सब कुछ टैक्सेबल। हाँ वो अलग बात है, अगर आपको कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा तो सेपरेटली आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट टैक्सेबल इंडिया में तो होने वाला है। बाद में आप एग्जेम्पशन लेके उस पर टैक्स पर नहीं करो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो चाहे वो इंडियन सोर्स इनकम हो चाहे फॉरेन सोर्स इनकम हो, इंडिया में हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके, आरओआर के केस में। लेकिन अगर आप आर एनओआर हो, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एन इंडिविजुअल देन तो आपके हाथ में ग्लोबल इनकम ही टैक्सेबल है अगर आप रेसिडेंट हो तो। लेकिन इंडिविजुअल के केस में तो इट कम्स आउट टू द बॉटम पॉइंट ना कि आर और की आर एन ओ, दैट्स व्हाई दिस डिस्कशन इज गोइंग। तो यू आल्सो कंसीडर कि इसमें इंडिविजुअल का फैक्टर भी किया गया है और नॉन इंडिविजुअल्स का फैक्टर भी किया गया है। यानी आरओआर में इंडिविजुअल भी आ गए और नॉर्मल रेसिडेंट कंपनियां भी आ गई। अगर मैं एक बोलता हूँ कंपनी जो रेसिडेंट है उसके लिए भी ग्लोबल इनकम ही टैक्सेबल हो, ठीक है। सेम रूल जो आरओआर के लिए अप्लाई है वो रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई है। लेकिन आरएनओआर के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, आरएनओआर इज अ सेपरेट थिंग। आरएनओआर के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, आरएनओआर के लिए खाली इंडियन सोर्स इनकम तो ऑब्वियस टैक्सेबल होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सर इनके लिए एक स्पेशल इनकम है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इनके लिए एक स्पेशल इनकम, जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो रहा है, रिपीट, जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो रहा है। सर ये तो एक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, फॉरेन होता है, बिल्कुल फॉरेन होता है, लेकिन तो भी आरएनओआर को टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा इनकम है सर, ये बिजनेस इनकम है। ध्यान से सुनिए, इट इज अ बिजनेस इनकम, बट वो बिजनेस जिसकी प्रॉफिट्स इंडिया के बाहर कमाई जा रही है, बट वो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, बस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, बट एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के बाहर हो रहा है, तो भी वो इनकम आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा इंडिया। या फिर अगर वो किसी प्रोफेशन से आ रहा है तो वो प्रोफेशन इंडिया में क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। इंडिया में क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, और वो प्रोफेशन से प्रॉफिट कमा रहे इंडिया के बाद, तो भी वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए ये चैप्टर में मैं थोड़ा सा इंडेंस इसलिए जा रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बहुत बार इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैवी मार्क्स के आते हैं। सो यू कैन नॉट डिस्काउंट दिस फैक्ट दैट कि नहीं यार ठीक है हो जाएगा चलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप जहाँ कैपिटल गेन्स या सैलरी जैसे चैप्टर में 10-10 क्लास लगा देते हो, वहां से भी 6-8 नंबर का सवाल आता है, इससे भी 6-8 नंबर का ही सवाल आ सकता है। सो यू नेवर नो व्हाट मे कम इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर आप आरएनओआर हो तो आपका तो इंडियन सोर्स इनकम टैक्सेबल हुआ ही, प्लस फॉरेन सोर्स इनकम सारा नहीं हुआ, खाली एक इनकम हुआ, कौन सा, जो बिजनेस इनकम है इंडिया के बाहर कमाया बट इंडिया से कंट्रोल हुआ, या प्रोफेशनल इनकम इंडिया के बाहर कमाया बट प्रोफेशनल इंडिया में सेटअप। अब चलते हैं नॉन रेसिडेंट की तरफ। सर नॉन रेसिडेंट में तो कोई बात ही नहीं करना है, बस इंडियन सोर्स इनकम को टैक्स कर दो, फॉरेन सोर्स को भूल जाइए। फॉरेन सोर्स क्योंकि सर एनआर इंडिया के बाहर रहते हो, बाहर में जो इनकम कमा रहा है वो नॉन रेसिडेंट है, वो तो खाली सोर्स रूल है ना उसके लिए एप्लीकेबल, रेसिडेंस रूल तो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं, बिकॉज इज अ नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट होता तब तो सब रूल उसके ऊपर अप्लाई हो जाता। तो मेरे को बताइए ये जो रूल मैंने अभी अभी बताया ये सबको समझ में आ गया है क्या? अगर हाँ तो यस 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 लिख के बताइए कि यही एक मेन कैच पॉइंट है पूरे चैप्टर का, यही मेन कैच पॉइंट है पूरे चैप्टर का। फटाफट यस लिख के बताइए। आई होप आपको सेशन बहुत मोटिवेटिंग अच्छा लग रहा है और आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपने जो समझा आप सही समझे। बहुत कम स्टूडेंट रिप्लाई दे रहे हैं, ऑल्दो चैट्स में है बट रिप्लाई नहीं दे रहे।
आई मीन वो वीडियो देख रहे हैं बट वो रिप्लाई नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, आई अज्यूम कि आप समझ गए होंगे। सो गाइज यही सेम चीज यहाँ रिपीट किया मैं, यस यस यस। बेसिकली अगर आप ROR हो तो कुछ भी हो जाए सब में यस होगा। आप RNOR हो तो इनकम जो इंडिया में रिसीव या एक्रूड हो रहा है तब तो यस होगा, लेकिन इंडिया के बाहर यस तभी होगा अगर वो बिजनेस से आ रहा है, जो मैंने बताया। नॉन रेसिडेंट में अगर वो रिसीव हो रहा है इंडिया में या एक्रू हो रहा है इंडिया में तो यस, वरना वो नो हो। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंडियन कंपनी का शेयर है, इंडियन सोर्स इनकम, तो ROR के हाथ में क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। RNOR के हाथ में क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या हो गया, टैक्स। ऑल्दो जर्मनी में रिसीव हो, डज नॉट मैटर, बट ये इंडियन सोर्स इनकम। क्यों, यही चेक करना हमेशा कि इंडियन सोर्स होगा कि फॉरेन सोर्स होगा। इंडियन सोर्स होगा तो एक्रूड रिसीव, देखिए दोनों में से एक चीज इंडिया में होना चाहिए। इंडियन कंपनी तो एक्रूड इंडिया में ही हुआ होगा। जापानीज कंपनी से डिविडेंड आया, जापान से मिला, बट इंडिया में रेमिट हुआ है, रेमिट हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल्स। तो डेफिनेटली इंडिया के बाहर एक्रू, इंडिया के बाहर रिसीव भी हुआ है। तो सर इनको तो बाहर रखिए, नॉन रेसिडेंट तो इस पे टैक्स नहीं देगा, बट यस ROR को देना पड़ेगा और RNOR को भी नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडियन सोर्स इनकम एंड दिस इज नॉट अ बिजनेस इनकम। डिविडेंड फ्रॉम RP इन इंडियन कंपनी, देखिए ये जरूर टैक्सेबल होगा, बट ये इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1034 में। अगर आपको याद होगा 1034 पढ़े थे ना एग्जेम्पशन सेक्शन, 1034 प्लीज अभी देख जाइएगा मत, बस थोड़ी देर में मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी आज हम लोग नहीं करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कल परसों कर लेंगे, ठीक है। मे बी कल मैं आपके साथ सेम सेशंस करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा, अगर आज का आपका सेशन का फीडबैक अच्छा रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी, ताकि आपको ये मोटिवेटिंग सेशंस बार बार मिलते रहे और आप घर पे अपना पढ़ाई करते रहो और आपका रियल टाइम बेसिस पे डाउट्स भी क्लियर होते रहे, ठीक है ना। तो RP लिमिटेड से जो डिविडेंड आया है इंडियन कंपनी से, जो 6,000 रुपीज का है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, सबके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी टैक्स नहीं देगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरात, अगेन सेम चीज, इसमें कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10(1) जो कि इंडिया से इनकम है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बेसिक चीज जो मैं बताया। अब लास्ट सेक्शन जो मुझको पढ़ाना है चैप्टर में, सेक्शन 9 विच इज वेरी सिंपल, दैट इज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। देखिए सेक्शन 6 बोलता है स्टेटस का रूल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल्स। सेक्शन 5 बोलता है स्कोप क्या होगा, किसको कितना पे इंडिया इंडिया इनकम टैक्स, जैसे इंडियन सोर्स, फॉरेन सोर्स, सब सेक्शन 5 बोलता है। 7 और 8 काम करनी। सेक्शन 9 बोलता है कि कौन से केसेस में कौन सा इनकम अब इंडिया में उसको एक्रू मानेंगे, कौन सा डीम टू एक्रू मानेंगे, कौन सा डीम टू एक्रू नहीं मानेंगे। तो इसमें बहुत सारा केसेस है जो गवर्नमेंट ने हमें बताया, बहुत सारा केस है जो गवर्नमेंट ने बताया। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट है बिजनेस कनेक्शन। इंडिया में अगर बिजनेस इनकम को टैक्स करना है, इंडिया में अगर बिजनेस इनकम को टैक्स करना है, नॉर्मली बिजनेस इनकम वहीं पे टैक्सेबल होता है जहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंपनी के हाथ में बिजनेस इनकम टैक्स करना है तो दैट फॉरेन कंपनी शुड हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब कोई कनेक्शन है होना चाहिए उसके इंडिया में, उसी से वो इनकम आ रहा है और उसी इनकम को वो टैक्स किया जाएगा जिससे वो बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। कोई बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है तो कोई भी इंडिया में बिजनेस इनकम उसका टैक्स नहीं, उस पर टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब सर ये बिजनेस कनेक्शन होता क्या है, सब कभी कभार मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन आपके बिहाफ में जो इंडिया में हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है, ठीक है, या फिर वो एक प्रिंसिपल रोल प्ले करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए, मतलब कोई ना कोई तो लिंक है ना आपका इंडिया में जिसके थ्रू आप काम करवा रहे हो, तो कोई ना कोई लिंक है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो इंडिया में, जिससे आपको प्रॉफिट आ रही है, तो प्रॉफिट पे टैक्स इंडिया लगाएगी। ये बात बता रही है बिजनेस कनेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर ये जो मेरा मोटिव है ना सेशन का, आपको ब्रॉड ओवरव्यू देने का, देखिए बाकी तो डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी का जो सेशन है दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू एन ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल दीस चैप्टर्स। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप हैबिचुअली एक्सरसाइज कर रहे हो, यू हैव हैबिचुअली अथॉरिटी टू हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब बार बार हैबिचुअली मतलब बार बार रेकरिंग नेचर होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कर रहे हो, कोई भी तरीके का ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, या फिर आप कोई भी तरीके का स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपके केस में वो बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर कोई एजेंट है इंडिया में जो आपको, आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आपके बिहाफ में एक एजेंट ऐड कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, मतलब सबके लिए एजेंट है, तब तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन वो एक डिपेंडेंट एजेंट है, मतलब वो खाली आप ही के लिए एक्ट कर रहे हैं इंडिया में,
तो वो एजेंट का इंडिया में होना भी एक तरीके का क्या है, बिजनेस कनेक्शन, और उससे जो इनकम आएगा वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होता है। रिसेंटली फाइनेंस एक्ट ने एक नया प्रोविजन डाला था विच इज नोन एज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये डाला गया था बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये बेसिकली जितने भी ये ऑनलाइन जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हो गए ना, जो टारगेट करते हैं यूजर बेस को, यूजर्स को टारगेट करते हैं, उनसे मनी जनरेट करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर उनका नॉन रेसिडेंट का इंडिया में है, तो वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, और उससे जो भी इनकम आ रहा है उनका इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि अगर वो डिजिटल मीन्स के थ्रू कोई तरह का सर्विस दे रहे हैं जिससे वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई डेटा डाउनलोडिंग चल रहा है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज हो रहा है इंडिया में, तो इन दैट केस डिपेंड करता है। अगर पेमेंट बहुत ज्यादा मिल रहा हो तो फिर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, और डिजिटल मीन्स के थ्रू अगर वो इंडिया में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर एक यूजर जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, बेसिकली हो सकता है 2 मिलियन 1 मिलियन यूजर को टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूज ह्यूज स्केल में यूजर को टारगेट किया जा रहा है, तो इन दैट केस भी बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, तो ये था। नेक्स्ट है गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, कौन कौन से केसेस में इनकम इंडिया में एक्रू आप मानेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला केस है, सबसे पहला आप समझो, जो बिजनेस का ऑपरेशन इंडिया में पूरा का पूरा नहीं हुआ है, आप उसका इनकम इंडिया में एक्रू नहीं मान सकते। तो बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑपरेशंस, ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैर्ड आउट इन इंडिया। मतलब मान लीजिए कोई एक एक्टिविटी हुआ है इंडिया में, अब वो एक बहुत बड़ा आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एक पर्टिकुलर गुड्स का, उसका एक छोटा सा पार्ट इंडिया में हुआ है, जिससे आप ये नहीं निकाल पाओगे कि उससे कितना इनकम आ रहा है। You cannot attribute the income to that particular activity which is carried out in India, because there are multiple activities which is carried out in a number of countries. So in that case, it will be very difficult for you कि अब सारा का सारा operations इंडिया में नहीं किए होते, in that case आपका इनकम भी इंडिया में अप्रूव नहीं माना जाएगा। वेरी गुड। अगर आप इंडिया में ही गुड्स खरीद रहे हो और वहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी इंडिया में फाइनली नहीं बेच रहे, तो आपका इनकम इंडिया में अप्रूव नहीं होगा। अगर आप इंडिया में कोई न्यूज कलेक्शन करने के लिए आए हो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मान लो एक न्यूज रिपोर्टर इंडिया के बाहर से है, कोई न्यूज रिपोर्ट कर, कोई न्यूज ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है और वापस से उसे इंडिया के बाहर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट, अगर आप सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इंडिया में शूट कर रहे हो, मान लो कोई हॉलीवुड प्रोडक्शन जो इंडिया में आए शूट करने के लिए, मान लो रामोजी फिल्म स्टूडियो या फिर कोई भी एक अच्छा सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गया, आइलैंड शूट करने गया, इन दैट केस कोई भी इनकम इंडिया में उस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का एक्रूव नहीं होगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है कि वो नॉन रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर वो एक फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, या इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दूर दूर तक उसका इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। या फिर अगर वो एक कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। इसके कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स। एक स्पेशल नोटिफाइड जोन है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि वहां पे जितनी भी एक्टिविटीज डायमंड से रिलेटेड होगी, जहां पे फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाएगा, और वो जो एक्टिविटी करके इनकम कमाएंगे फ्रॉम दिस अनअसॉर्टेड डायमंड्स, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा माइनिंग हो सके और इंडिया में ये सब चीज और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो फिर गवर्नमेंट उनको उनका इनकम को क्या कर देगा, बेसिकली एक्रू ही नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज वो उस जोन में नोटिफाइड है जो गवर्नमेंट जो इंडिया के टेरिटरी में बिलोंग करता है। तो एक छोटा सा पार्ट था, इसको आप रीड कर लेना, अगर आपके एमसीक्यूज मतलब ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट फटाफट बताता हूँ, सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम अल्टीमेटली सर्विसेज से आता है, जो सर्विस एक एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को, तो जहां पे सर्विस दिया वहीं पे वो सैलरी इनकम क्या होगा, एक्रो। जैसे मान लीजिए मैं कल यूएस जाता हूँ और यूएस जाके मुझे कमाई, मेरे को सैलरी दिया देता है क्योंकि मैं यूएस में काम करता हूँ, वो यूएस में मैं कमा रहा हूँ क्योंकि यूएस में मैं काम करके सैलरी अर्न कर रहा हूँ। तो जहां पे मैंने सर्विस दिया वहीं पे आपका मान लिया जाएगा कि आपने वहीं पे कमाया, वहीं पे एक्रू हुआ है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन सिटीजन को, आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इंडियन अपने ही भारतीय सिटीजन को जो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट के पेरोल्स पे,
तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो इंडिया में ही एक्रू होगा, ऑल्दो सर्विस इंडिया के बाहर किया था। एग्जाम्पल, फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, आप श्रीलंका चले जाइए, वहां पे भी आपको सैकड़ों इंडियन सिटीजन मिलेंगे जो गवर्नमेंट के पेरोल्स में, जो गवर्नमेंट के लिए बाहर इंडिया में काम, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं इंडियन सिटीजन के लिए, तो गवर्नमेंट के पेरोल्स में, अगर वो गवर्नमेंट के पेरोल्स में है तो इनका इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू एक्रू होगा। ऑल्दो सर्विस इंडिया के बाहर है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन। यही पे आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, एक तो एग्जेम्पशन भी है सेक्शन 10 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। अगर आपको अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स गवर्नमेंट दे रही है, जो सैलरी में भी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, क्योंकि आप सैलरी पढ़ लोगे तो मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ, या फिर नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे। सैलरी में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बेसिक सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, परक्विजिट्स हो गया, सब मिला के सैलरी दिया। तो अलाउंसेस एंड परक्विजिट से जो दो कंपोनेंट आपको दिया जा रहा है इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाद बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एग्जेम्प्ट किया गया है इन दी हैंड्स ऑफ क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री में जो काम कर रहे इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि वो डीम टू एक्रू हो जाएगा, तो उधर एक्रू हो गया तो टैक्सेबल, लेकिन अलाउंसेस एंड परक्विजिट को क्या कर दिया, एग्जेम्पशन दे दिया। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे सवाल है। डिविडेंड इनकम, नॉर्मली अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे डिविडेंड पे कर रही है तो डेफिनेटली उस पे मान लीजिए फॉरेन शेयर होल्डर है, उसको उसने इन्वेस्ट किया इंडियन कंपनी के शेयर्स में, और इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। वो अलग बात है कि हम लोग को पता है कि सेक्शन 1034 है जो एग्जेम्प्ट करता है डिविडेंड इनकम अप टू 10 लाख रुपीज, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है रेसिपिएंट के ऊपर 10% के हिसाब से, अंडर सेक्शन 115 बी डी डी ए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके सर, इंटरेस्ट इनकम, अब इंटरेस्ट क्या चीज से आता है, पैसे से आता है, लोन से आता है, एडवांस से आता है, बोरोइंग से आता है। सिंपल बंदा, ये सिंपल चीज याद रखिए, आपको मैंने लोन दिया, आपने मेरे को उस लोन पे इंटरेस्ट दिया, अब मेरे को जो इंटरेस्ट आया वो मेरे लिए इनकम है। अब वो इंटरेस्ट इनकम मेरे लिए जो है वो इंडिया में, वो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे पता चलेगी, जो मैंने आपको लोन दिया आपने उसको कहाँ इस्तेमाल किया, क्या आपने उसको इंडिया में इस्तेमाल किया, अगर आपने उसको इंडिया में इस्तेमाल किया तो इंडिया में टैक्स होगा, वो इंडिया में ही टैक्स होगा अगर आपने इसको इंडिया में इस्तेमाल किया, या फिर अगर आप इंडिया के बाहर इस्तेमाल किए तो फिर वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। सिंपल फंडा। यू विल सी द एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, कि कहाँ पे वो लोन यूटिलाइज हुआ है, वहीं पे जाके इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को भी इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो हमेशा 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 के लिए वो हमेशा इंडिया में ही क्या होगा, एक्रू हो जाएगा। ठीक है सर, सेम चीज होता है रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी क्या होता है, इनफैक्ट ट्रांसफर कर रहे हो आप, राइट टू यूज, कोई भी तरीके का एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, इंटेंजिबल्स ट्रांसफर कर रहे हो, कंप्यूटर यूज करने के लिए दे रहे हो, या कोई भी टेक्निकल नॉलेज या कंसल्टेंसी या कमर्शियल नॉलेज या कोई भी रिलेटेड सर्विसेज, जैसे ऑथर्स अपने राइट टू यूज देते हैं जिससे उनको रॉयल्टी इनकम मिलता है, तो जहाँ पे वो सर्विस यूटिलाइज हो रहा है तो वहीं पे जाके आपको उसका इनकम भी इंडिया में, आई मीन बेसिकली टैक्स करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली अगर सेम एक्सेप्शन है, अगर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रॉयल्टी किसी को पे कर रहा है तो दैट इज ऑलवेज बीइंग टू बी एक्रोडाइज इन इंडिया। सेम चीज है गाइस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए, जो सर्विसेज, मान लो कोई टेक्निकल सर्विसेज आप इंडिया के बाहर से मंगवा रहे हो, जो सर्विस इंडिया में दी जा रही है तो वो सर्विस भी इंडिया में क्या मान लिया जाएगा, एक्रू मान लिया जाएगा, और वो इंडिया में ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस दे रही है तो वो हमेशा उनका इनकम इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर डेफिनेटली टीडीएस काटेगी, जो मैं आपको फ्यूचर में टीडीएस पढ़ाऊंगा। तो ये था हमारा बेसिक चीज। अब इसमें लास्ट में एक किक शॉट आता है जो बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, बस ये लास्ट पॉइंट है। सर मुझे बताइए, नॉन रेसिडेंट फिजिकली इंडिया में नहीं है, नॉन रेसिडेंट जो कमा रहे हैं उसका कोई कनेक्शन इंडिया में नहीं, ना तो नॉन रेसिडेंट इंडिया में सर्विस दे रहे, ना तो उसका कोई रेसिडेंस है, ना तो उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना तो उसका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, क्या तो भी उसका इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट बोलती है यस। गवर्नमेंट ने एक बात बोला कि टेरिटोरियल नेक्सस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू डिटरमाइन वेदर योर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। इट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, चाहे आपका सर्विस इंडिया में रेंडर्ड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, एंड यूटिलाइजेशन देखा जाएगा। आप नॉन रेसिडेंट इंडिया में, आपका रेसिडेंस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस कनेक्शन है, कुछ भी है कि नहीं है, डज नॉट मैटर, आपका इंडिया में ही
उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। ये दोनों फैक्टर इग्नोर कर दिया। तो ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आई मीन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। फटाफट मेरे को, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन। और अगर आपका कोई मतलब व्हाट वाज द फीडबैक, यू प्लीज टेल मी आपका फीडबैक क्या था आज के सेशन के ऊपर। प्लीज रिप्लाई करना जरूरी है सबको। 12 पार्टिसिपेंट्स फुल टाइम जुड़े हुए थे, 12 पार्टिसिपेंट्स फुल टाइम जुड़ा हुआ था, खाली 4-5 स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं। क्या वीडियो क्लैरिटी था, ऑडियो क्लैरिटी था पूरा? थैंक्स सुमन, बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुआ आपका। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रखेंगे हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। कल या परसों रखेंगे, जैसे आज मैंने आपको मैसेज करवाया था वैसे मैं आपको एक मीटिंग सेट करके टेलीग्राम में मैसेज करा दूंगा गाइस। और प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग को जो अपने ही इस बैच में, आपको पता ही होगा जो हमारे साथ, जो आपके साथ हमारे इस बैच में है 20B में, उनको भी प्लीज आप प्रमोट करिए ना, उनको यहाँ पे आए और क्लासेस देखें। मैं चाहता हूँ वो आपसे ही करिए, उनको भी प्लीज बोलिए। आई रिक्वेस्ट कि आप उनको भी प्लीज बोलिए कि ये क्लासेस करें, बिकॉज डेफिनेटली उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। काफी लोगों को अवेयरनेस नहीं हुआ, एंड दिस कैन, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसके लिए आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, आप मोबाइल से भी देख सकते हो। हम लोग ने अपना सिक्योरिटी फीचर्स रखा है। टेस्ट अभी नहीं लेंगे, अभी रिवीजन पहले होगा, टेस्ट इसके बाद होगा। टेस्ट ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर का ले लिया है। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो करते हैं। ठीक है, कल नहीं करेंगे, डे आफ्टर टुमारो करेंगे, नो प्रॉब्लम, ऑल्टरनेट कर लेंगे। आज मंडे है तो अपने वेंसडे कर लेंगे। यू प्लीज send this messages to everyone